हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं यूपी पुलिस एक्ट 1861 पर, जिसमें कि हम कंप्लीट एक्ट को पढ़ेंगे, इसकी एक समझ डेवलप करेंगे कि आखिर इस एक्ट में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। ये वीडियो मैं एपीओ के पर्पस से लेकर आई हूँ। ये एक्ट 1861 का है और हम कोशिश करेंगे कि हम 1 घंटे में कंप्लीट एक्ट आपको पढ़ा सके, जिससे कि आपके लिए एपीओ का प्री एग्ज़ाम देने में किसी तरह की दिक्कत ना आए और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए एक्ट को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को देखने के बाद अगर ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए, ये जो एक्ट है ये उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 का एक्ट है। इसकी अधिनियम संख्या जो है वो 5 है। यहाँ से प्री में क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बचेंगे मैं वहाँ अंडरलाइन करूँगी। 22 मार्च 1861 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई और पुलिस के विनियमन के लिए इसको अधिनियमित किया गया है, अधिनियम बनाया गया है। अब उद्देशिका की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि पुलिस को पुनर्गठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उसका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है। किस लिए बनाया गया है? पुनर्गठित करने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, अपराधों का पता लगाने के लिए, पुलिस को और ज़्यादा दक्ष बनाने के लिए। अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया गया। 1857 में फ्रेंड्स ये एक्ट नहीं बना था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, ये एक्ट 1861 में अधिनियमित किया गया था। तो फ्रेंड्स, उद्देशिका में हमने समझ लिया, पुनर्गठित करना था, अपराधों को रोकना था, अपराधों का पता लगाना था, पुलिस को और अधिक दक्ष बनाना था, इसलिए इसको हमने अधिनियमित किया। इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। चलिए अब हम निर्वचन खंड की तरफ चलते हैं। निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन। तो जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध ना हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है। मतलब जो शब्द, जैसे कि ये फर्स्ट निर्वचन का फर्स्ट है, जिले का मजिस्ट्रेट। जिले का मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी अभिधान से ज्ञात हो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। तो मजिस्ट्रेट कौन होगा? मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले में सब व्यक्ति आते हैं। पुलिस शब्द के अंतर्गत बात करते हैं तो वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं। यानी कि पुलिस कौन है? पुलिस वो है जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया है, जिसको टोटल 9 शब्द हैं जिनको कि निर्वचन खंड में रखा गया है। अब हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। साधारण पुलिस जिले में कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग, यानी कि या तो कोई राज्य प्रेसिडेंसी है या उसका कोई भाग जिसमें इस अधिनियम को प्रभावित करने के लिए आदेश दिया गया है, उसे साधारण पुलिस जिला कहा जाएगा। देखिए, प्रेसिडेंसी शब्द जो है ये आज़ादी से पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अब तो स्टेट हो गया है। ठीक है, तो आप समझ लें जहाँ पर इसकी शक्तियों के प्रयोग करने के लिए आदेशित किया गया है वो साधारण पुलिस जिला है। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्द के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आते हैं। जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक कौन है? तो इस शब्द के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक भी आएंगे और कोई अन्य व्यक्ति भी आएगा जिसे उस जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो व्यक्ति जो एक तो वो जिसको उसी रूप में नियुक्त किया गया है या उसको वो शक्तियाँ यूज़ कर रहा है। अब संपत्ति की तरफ आते हैं। संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आता है। तो संपत्ति में क्या क्या है? जंगम संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूति, यानी कि 3 चीज़ें। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम भी आता है।
ठीक है, व्यक्ति भी समझ गया। अब मास शब्द के अंतर्गत कैलेंडर मास अभिप्रेत है, यानी कि जो महीना है उसमें जो कैलेंडर में महीने होता है उसी को माना जाएगा। अब ढोर की परिभाषा की तरफ आते हैं। ये सब ऐसी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जो जो अंडरलाइन किए जा रहे हैं वो सारे के सारे पर प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त, यानी कि जिनके सींग हैं उनके अलावा भी आते हैं। कौन कौन आते हैं? हाथी आता है, ऊंट, गधे, खच्चर, भेड़े, बकरियां और सुअर आते हैं। फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लर्न करें, इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि अक्सर इस तरह का ऑप्शन देखा गया है कि पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन ढोर है। तो अब पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के प्रति निर्देशों का अर्थ ये लगाया जाएगा कि वे निर्देश उस बल के उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले व्यक्ति के प्रति हैं। तो आपने समझ लिया कि जो पहली धारा है इस अधिनियम की, उसमें जो है कुल 9 शब्दों को परिभाषित किया गया है। देखिए, अब ये राज्य संशोधन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो संशोधन किया गया है फ्रेंड्स, इससे साथ अक्सर इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा। हम इस वक्त जो है वो मुख्यतः जो पुलिस एक्ट है जहाँ से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनको पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 2 बल का गठन है। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। यानी कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के लिए राज्य सरकार के अधीन समस्त स्थापन एक पुलिस बल कहलाएगा और रीतिता भर्ती किया जाएगा। ठीक है, उसको उसी तरह भर्ती किया जाएगा जैसे इस अधिनियम में बनाया गया है, और वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या में मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित होगा जैसे राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार अवधारित करे। यानी कि बल का गठन कैसे होगा? तो बल का गठन जो है वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि समय समय पर कैसे गठित किया जाए, और उसका वेतन क्या होगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, और उसकी अधीनस्थ पंक्ति के लोगों को कैसे भर्ती किया जाएगा, ये भी सब राज्य सरकार डिसाइड करेगी। अब हम सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। साधारण पुलिस जिले में सर्वस्व पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। यानी कि राज्य पुलिस के अंडर में होगी पुलिस, उसका सर्वेक्षण, उसका अधीक्षण जो है वो राज्य के पास होगा, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति अधिकृत या न्यायालय द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो इस नियम में बताया गया है उसके अनुकूल ही या उसके सिवाय किसी भी व्यक्ति को ना तो अधिकृत किया जाएगा या न्यायालय को या कर्मचारी को नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। जो भी कुछ किया जाएगा वो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सेक्शन 4 की बात करते हैं। पुलिस महानिरीक्षक आदि। साधारण पुलिस जिले में सर्वस्व पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में जो पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा, और ऐसे उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा। यानी कि पुलिस का महानिरीक्षक आदि जो है वो जिले में जो है उनका प्रशासन एक अधिकारी में होगा जो कि पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा। जिले में एक महानिरीक्षक होगा और उसमें उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक भी सम्मिलित होंगे जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। अब जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वस्व पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक भी जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं। महानिरीक्षक की शक्तियाँ। फ्रेंड्स, जो महानिरीक्षक की शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत साधारण पुलिस जिले में सर्वस्व पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा। जो पुलिस महानिरीक्षक है वो अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो राज्य सरकार जो समय समय पर शर्तें लगाएगी उसके अधीन
करेगी। यानी कि पुलिस की जो सारी पावर है, जो सारी शक्तियां हैं, वो मुख्यतः राज्य सरकार में एक तरह से इनडायरेक्टली निहित हैं और उसके अकॉर्डिंग और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ही पुलिस जो है वो अपना सारा कार्य करती है। ठीक है। और महानिरीक्षक को जो है वो मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। ये पॉइंट बहुत समझने के लिए है और इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो सेक्शन 6 है ये इसको निकाल दिया गया है और ये रिपील हो गई है। सेक्शन 7 की तरफ बढ़ते हैं। अवर अधिकारी की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि, यानी कि कैसे अधिकारियों, जो अवर अधिकारी हैं उनको नियुक्त कैसे किया जाएगा और उनको उनके पद से हटाया कैसे जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार समय समय पर इसी अधिनियम के अधीन बनाई जाए, अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक, कौन, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक किसी समय अधीनस्थ व्यक्ति के किसी अधिकारी को या तो पदच्युत कर सकती है, निलंबित कर सकती है या अवन्नत कर सकेगी, जिसे वे अपने कर्तव्यों के निर्वाह में शिथिल या उपेक्षावान पाए जाए या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाए, या अधीनस्थ पंक्ति के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधान या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेता है, तो निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा। यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी, चाहे वो पुलिस निरीक्षक हो, उप महानिरीक्षक हो, सहायक महानिरीक्षक हो या जिला अधीक्षक हो या उसकी अधीनस्थ पंक्ति का कोई भी अधिकारी हो, उसको उसके पद से या तो हटाया जाएगा या निलंबित किया जाएगा या अवन्नत किया जाएगा। तो ये सब काम जो है ये राज्य सरकार करेगी। ये कब करेगी? ये तब करेगी जब या तो वो अपने कार्य को, कर्तव्य को अच्छे से करता नहीं है, या उनकी लापरवाही करता है, या उपेक्षा से करता है, या उन पदों के लिए अपने आप को अयोग्य बना लेता है, तो या वो अपने काम में अनावधानता यानी कि लापरवाही करता है, उपेक्षा करता है, तो इनके लिए उसको या अयोग्य कर लेता है, तो कोई एक या अधिक इनमें से दंड दे सकेगी। तो कौन कौन से दंड दे सकेगी? ऑप्शन ए है, इसमें 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना किया जा सकेगा उस पर दंड रूप में, या 1 महीने का उसका जो वेतन है तो उसकी राशि के बराबर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या दंड रूप में ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित या 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध किया जाएगा उसका, या सदाचरण वेतन से उसको वंचित कर दिया जाएगा, या डी है, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि ये 4 प्रकार के दंड हैं जो इन परिस्थितियों में उसको दिए जा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक पुलिस उप निरीक्षक को सेवा मुक्त कर सकता है। सेक्शन है सेक्शन 8, पुलिस अधिकारियों का प्रमाण पत्र। धारा 4 में वर्णित किसी पुलिस अधिकारी से भिन्न, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक आदि में से भिन्न की बात कर रहा है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे मुद्रांकित इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कर्तव्य और विशेष अधिकार निहित होंगे। समझ गए फ्रेंड्स आप लोग? यानी कि पुलिस अधिकारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो किनको दिया जाएगा? जो पुलिस महानिरीक्षक और जो पुलिस महानिरीक्षक में जो लोग शामिल बताए गए हैं, उसके अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं उनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। उस प्रमाण पत्र के फलस्वरूप जो है व्यक्ति को जो है वो पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेष अधिकार निहित होंगे, जिसके पास वो प्रमाण पत्र होगा। प्रमाण पत्र का अभ्यापन, जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है
तब यानी कि किसी वजह से पुलिस अधिकारी नहीं रहा है, या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसे पदच्युत कर दिया गया है, पद से हटा दिया गया है, तब ऐसे प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित किया जाएगा। ठीक, अब पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से परिवृत्त नहीं हो जाएगा। ऐसे निलंबन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेष अधिकार, यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी निलंबित हुआ है तब ऐसा नहीं है कि वो पुलिस अधिकारी नहीं रह जाएगा। उसकी जो शक्तियां, कृत्य, विशेष अधिकार जो पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित है प्रास्थित रहेंगे, किंतु वह उन्हें उत्तरदायित्व, अनुशासन और शक्तियों और उन्हीं प्राधिकारों के अधीन रहेगा मानो वह निलंबित नहीं हुआ है। ठीक, चलिए अब ये राज्य संशोधन है, उसके बाद है इसमें उत्तर प्रदेश में धारा 8 का जोड़ी गई है। पुलिस अधिनियम की धारा 4 द्वारा स्थापित किया गया नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र, इसको 2001 में जोड़ा गया है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम धारा जो है वो 9 की तरफ पढ़ते हैं। पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेगा। यानी कि अगर पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त के पद त्याग करना चाहता है तो उसको कम से कम 2 महीने, या पहले तो उसको इजाज़त लेनी होगी और उसके साथ साथ उसको 2 महीने का कम से कम सूचना देनी होगी। जब तक जिलाधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ति या अनुज्ञा ना दे कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए या जब तक वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को त्याग पर देने के आशय की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून अवधि के लिए ना दे बिना जिला अधीक्षक की इजाज़त के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र ना होगा। समझ गए फ्रेंड्स? यानी कि उसको पहले तो इजाज़त लेनी होगी और उसके साथ साथ 2 महीने की ही जो है पहले इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि वो अपना पद त्याग करना चाहता है। अब हम सेक्शन 10 की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, यानी कि जब तक महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए किसी अभिव्यक्तः उसे लिखित रूप में, यानी कि बिल्कुल क्लियरली उसे लिखित रूप में अनुज्ञा ना दे, परमिशन ना दे कोई पुलिस, अनुज्ञा मीन्स परमिशन, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेगा। यानी कि कोई भी पुलिस अधिकारी जिस सीट पर वो है, पुलिस है की जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके अलावा अगर वो कोई और कारोबार करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई और काम करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए उसे लिखित रूप से अनुमति नहीं दे देंगे। अब ये राज्य संशोधन है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हम सेक्शन 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से उन स्थानों से जिसमें बल के सदस्य निवास करेंगे और बल के सदस्य द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं से उनके निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुधों, यानी कि उन्हें जो हथियार दिए जाएंगे, साज सज्जा, यानी कि जैसे कि उनको लोगों को जो मेडल दिए जाते हैं, स्टार दिए जाते हैं, या और भी जो चीज़ें दी जाती हैं, और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वर्णन से उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण और संसूचना से संबद्ध ऐसे आदेश और नियम जिन्हें वे समीचीन समझे, यानी कि समीचीन समझे मतलब जिन्हें वो ज़रूरी समझे, और पुलिस बल से संबद्ध ऐसे सब अन्य आदेश और नियम जिन्हें महानिरीक्षक कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के, यानी कि रोकने के लिए, और ऐसे बल को अपने कर्तव्यों के परिवहन में दक्ष बनाने के लिए, यानी कि और परफेक्ट बनाने के लिए, अपने कर्तव्यों को करने के लिए और परफेक्ट बनाने के लिए समय समय पर समीचीन समझे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन समय समय पर बना सकता है। यानी कि पुलिस महानिरीक्षक जो है वो उसकी नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार द्वारा उसको दी जाती है। राज्य सरकार जैसा पूर्वानुमोदन करे, यानी कि जिसकी उसको परमिशन दे, उसके अधीन समय समय पर वो नियम बना सकता है। किस किस के लिए? उन सब जगहों के लिए जहाँ पर वो लोग पुलिस बल जो है वो निवास करता है, या उसके सदस्य निवास करते हैं, या कोई वो विशिष्ट सेवा देते हैं, या उसके निरीक्षण के लिए
लिए, उनके जो उनके आयुध हैं, उनके हथियार हैं, उनके लिए, उनकी साज सज्जा से संबंधित, जैसे उनकी टोपी है, उनकी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उनके स्टार हैं, तमगे, मेडल, इन सब के संबंध में, या गुप्त वार्ता के लिए, यानी कि जैसे कि वो वायरलेस फ़ोन है या उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए, और या फिर ऐसे नियम बना सकेगा जो उसको लगे कि ये ज़रूरी हैं, और ऐसे सब आदेश दे सकेगा जो महानिरीक्षक के कर्तव्यों के ऐसे सब आदेश दे सकेगा जो कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनको ज़रूरी लगेंगे, या उनके कर्तव्यों में उपेक्षा के निवारण के लिए उसको जो लगेगा कि इससे पुलिस बल जो है वो इस तरह के नियमों से वो निवारित हो जाएगा, वो उसको ज़्यादा दक्ष बनाने के लिए, ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए, उसके परिवहन को, यानी कि उनकी बाइक्स हैं, कार्स हैं, या और भी जो भी सेवाएं हैं, उनको दक्ष बनाने के लिए ऐसे नियम बना सकेगा जो कि राज्य सरकार पहले उनको पूर्वानुमोदन करे, समय समय पर बना सकता है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये राज्य संशोधन, फिर उत्तर प्रदेश राज्य ने इसमें कुछ संशोधन किया है जिसको बताया गया है। ये संशोधन जो है वो आप अलग से देख सकते हैं। अब हम सेक्शन 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप चाहें तो इसको स्लो स्पीड में देख सकते हैं, इसको बार बार देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अगर 2-3 बार देख लेंगे जब भी आप फ्री होंगे, तो आपका पुलिस एक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेन सेक्शंस, जितनी भी सेक्शंस हैं हम कंप्लीटली पढ़ा रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उन पे और ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 13 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर। अगर आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हमें एनर्जी देता है और ज़्यादा काम करने के लिए, और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, और आप लोग का कुछ भी नहीं जाता है सब्सक्राइब करने से। बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। मैं जीएस और जीके से संबंधित भी वीडियोस बनाती हूं, और यूपी में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं या बिहार वगैरह में, मैं वहां सब के लिए वीडियो बनाती हूं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। चलिए आप बात करते हैं व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षक या किसी उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देश के अधीन रहते हुए, यानी कि डीएम के साधारण निर्देश के अधीन रहते हुए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसकी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तो कोई व्यक्ति आवेदन करता है, तब पर साधारण पुलिस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए और ऐसे समय के लिए, यानी कि किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय पर जो उचित समझा जाए, जो उसको उचित प्रतीत हो, पुलिस अधिकारियों की कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर दे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आवेदन करता है किसी विशेष स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए, किस लिए? शांति बनाए रखने के लिए, ऐसे समय के लिए जो उचित लगे, तो ऐसा अन्य बल अन्यथा जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा, और वो जो बल होगा वो जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा, और उसका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। यानी कि जो व्यक्ति आवेदन करता है उसको उसका जो खर्च है वो वहन करना पड़ेगा, लेकिन वो जो पुलिस बल है वो जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा। परंतु उस व्यक्ति के लिए जिसके आवेदन पर ऐसा प्रतिनियोजित किया गया, यह विधिपूर्ण होगा कि वह महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक को 1 मास की लिखित सूचना देकर ये अपेक्षा करेगा कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी प्रत्याहृत किए जाए, और ऐसा व्यक्ति ऐसे अतिरिक्त बल के भार से ऐसी सूचना के अवसान पर अवमुक्त हो जाएगा। यानी कि जब उसको 1 महीने की सूचना देनी पड़ेगी कि आप ऐसे पुलिस बल को हटा लीजिए, और जब वो सूचना का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ऊपर उसका खर्च खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर उसके खर्चे की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी उस महीने का पूरा होने के बाद। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको लर्न करना है क्योंकि सेक्शन 13 में है व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब हम सेक्शन 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति।
यानी कि रेलवे से या उसके आसपास जो ज़रूरत होती है अगर किसी की, जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोक कर्म, फ्रेंड्स आपको देखिए जिन जहाँ पे अंडरलाइन किया गया ना उनको ध्यान देना है, कहाँ कहाँ पर, रेल, नहर या अन्य लोक कर्म, यानी कि कोई दूसरा पब्लिक का जो कार्य है कोई, या कोई विनिर्माणशाला या वाणिज्यिक समुत्थान देश के किसी भाग में चलाया जाए या क्रियाशील हो और महानिरीक्षक को ये प्रतीत हो, यानी कि कोई बिजनेस किया जा रहा है या देश की तरक्की के लिए कोई काम किया जा रहा है, कोई पुल बनाया जा रहा है, कोई नहर बनाई जा रही है और महानिरीक्षक को ये प्रतीत हो कि ऐसे कर्म विनिर्माण, यानी कि कोई कुछ निर्माण किया जा रहा है या समुत्थान के नियोजित व्यक्ति के आचरण या ऐसे आचरण की युक्त आशंका के कारण ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है, तब महानिरीक्षक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राज्य सरकार की सम्मति से, देखिए राज्य सरकार की सम्मति की जरूरत है, ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल प्रतिनियुक्त कर दे और जब तक ऐसी आवश्यकता बनी रहे तब तक उसे वहां नियोजित रखे। विनिर्माण शाला या समुत्थान, यानी कि कोई प्रोग्रेसिव कार्य को चलाने में प्रयुक्त विधियों का नियंत्रण या अभिरक्षा जिस व्यक्ति के हाथ में है उसे अतिरिक्त पुलिस बल के लिए जो इस प्रकार आवश्यक हो संदाय करने के लिए समय समय पर आदेश दे और तदुपरित ऐसा व्यक्ति तदनुसार संदाय कराएगा। यानी कि पुलिस महानिरीक्षक जो है वो राज्य सरकार की परमिशन से ऐसा सब कुछ करेगा और जहाँ पर ये इस तरह का पुलिस बल लगाया जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा कि उसने जिस व्यक्ति ने यहाँ पे वो ऐसा कार्य किया है वो उसके लिए तदनुसार संदाय करेगा, यानी कि वो उसका खर्चा उठाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15 की तरफ। सेक्शन 15 भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस रखना, यानी कि विक्षुब्ध यानी कि जहाँ पे या तो कोई दिक्कत है, हो सकता है झगड़ा, विक्षुब्ध है या संकटपूर्ण जिले में राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा कोई ऐसे अन्य रीति में जिस राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ये घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र क्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है या ऐसे क्षेत्र के निवासी या उसके वर्ग या अनुभाग के आचरण से ये समीचीन होगा कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि राज्य सरकार जो निर्देश देगा। सबसे पहले राज्य सरकार के लिए बात हो रही है, ये राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे उसको उस क्षेत्र में कि ये क्षेत्र विक्षुब्ध है या संकटपूर्ण अवस्था में है तो ये उसके लिए समीचीन होगा, यानी कि वो करेगा तो गलत नहीं होगा कि इस पुलिस संख्या को बढ़ाया जा सके। अब इसका 15(2) की बात करें, तदुपरि पुलिस महानिरीक्षक या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथापूर्वोक्त घोषणा में निर्दिष्ट क्षेत्र में रखे जाने के लिए इस नियम सामान्य संख्या के अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करे। यानी कि अब जब पुलिस राज्य सरकार ने आदेश दे दिया तो पुलिस महानिरीक्षक जो है वो जो है राज्य सरकार की मंजूरी के अकॉर्डिंग उसको पुलिस को बढ़ाएगा। अब 15(3) की तरफ बढ़ते हैं। इस धारा की उपधारा 6 के उपबंधों के अधीन ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा, यानी कि जिस क्षेत्र में पुलिस बल को बढ़ाया जाएगा उस क्षेत्र के निवासी जो हैं वो उस खर्च को वहन करेंगे। 15(4) की बात करें, जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे ऐसे खर्च का प्रभाजन या उन निवासियों के बीच करेगा जो यथापूर्वोक्त उसे वहन करने के दायित्वाधीन है, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि उसको उस जिले में रहने वाले किन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है उस खर्च को देना और उन्हें ठीक उत्तरवर्ती उपधारा के अधीन छूट नहीं दी गई है ऐसा प्रभाजन ऐसे निवासियों के ऐसे क्षेत्र में उसके साधनों की बाबत मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार किया जाएगा, यानी कि जो पैसा जो देना है उसका बंटवारा जो है वो जिले के मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कौन देगा कितना देगा।
अब 15(5) की बात करें, राज्य सरकार के लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्च के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे। यानी कि राज्य सरकार चाहे तो, जैसे ये एक क्षेत्र है, इसमें किसी व्यक्तियों को वो चाहे तो उनको छूट दे सकता है, और चाहे तो राज्य सरकार किन्हीं व्यक्तियों को छूट दे सकता है, और जिला मजिस्ट्रेट ये बंटवारा करेगा कि किन लोगों को और कितना कितना पैसा जो है उस अमाउंट में देना होगा। ठीक है, कौन देगा और कौन नहीं देगा, कौन क्या देगा, कितना देगा, ये जिला मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, और छूट जो है वो राज्य सरकार देगा। सेक्शन 15(6) की तरफ बढ़ते हैं। इस धारा की उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह कालावधि कथित होगी, यानी कि वो टाइम बताया जाएगा जिसमें वो प्रवृत्त रहेगी, किंतु वह किसी भी समय प्रत्याहृत की जा सकेगी। यानी कि वो कालावधि तो बता दी जा सके, लेकिन इसके अलावा अगर चाहे तो कभी भी वो कालावधि को कम करा जा सकता है, उस आदेश को हटाया जा सकेगा, या ऐसी और कालावधियों के लिए समय समय पर चालू रखी जा सकेगी जिन्हें राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्देशित करना ठीक समझे। ठीक है, अब ये स्पष्टीकरण की बात आ रही है। इस धारा के प्रयोजन के लिए निवासियों के अंतर्गत वे व्यक्ति हैं जो ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति स्वयं या भी अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा अधिभोग में रखते हैं या धारण करते हैं। यानी कि या तो वो स्वयं रहता है, या उसकी स्थावर संपत्ति है, या वो अपने अभिकर्ता उसका वहाँ है, या उसके नौकर वहाँ रहते हैं, और वे भूधारक है और उसकी भूमि है जो ऐसे क्षेत्र में सीधे रैयतों या अधिभोगियों से स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा भाटक संग्रहित करता है। यानी कि या वहाँ पे उसने किराएदार रखे हुए हैं, इस बात के होते हुए भी कि वे वस्तुतः वहाँ निवास नहीं करता है, यानी कि वो वहाँ रहता तो नहीं है लेकिन वो वहाँ से रेंट लेता है, तब भी वो उसके लिए जो है जिम्मेदार होगा। अब सेक्शन 15 का की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, सेक्शन 15 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 का भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उससे भी रेंट लिया जाए। चलिए 15 का की बात करें। निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना। 15 का बात करता है या तो जो लोग वहाँ निवास करते हैं या भूमि में हितबद्ध हैं, उन व्यक्तियों के गलत आचरण से, दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना, या पीड़ितों को मतलब जो प्रतिकर दिया जाएगा वो कैसे निर्धारित किया जाएगा। यदि ऐसे किसी क्षेत्र में जिसकी बाबत ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन अधिसूचित कोई उद्घोषणा प्रदत्त है, यानी कि कोई वो जो अभी धारा 15 में हमने पढ़ा था, जो उद्घोषणा निकाली गई है विक्षुब्ध क्षेत्र के लिए, ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उसके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण, या ऐसे कोई मृत्यु या घोर उपत्ति या संपत्ति की हानि, तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे व्यक्ति के लिए जो यह दावा करे कि उसे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ी है, क्षति की तारीख से, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्षति की तारीख से 1 माह या ऐसे न्यूनतर कालावधि के अंदर जो विहित की जाए या जो बताई जाए उस जिले के उपखंड के जिसके अंतर्गत अंदर ऐसा क्षेत्र स्थित है, मजिस्ट्रेट के प्रतिकर के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा। यानी कि उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है, कोई व्यक्ति के साथ दुराचरण किया गया है जिससे उसको किसी तरह का नुकसान हुआ है, तो या तो वो 1 महीने में या इतनी कालावधि में जो कि बताई जाए मजिस्ट्रेट के पास प्रतिकर के लिए आवेदन करेगा, ये विधिपूर्ण होगा। अब 15 का 2 की बात करें, तदुपरि जिले के मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी जांच के पश्चात जो वे आवश्यक समझे और चाहें ऐसे क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन कोई अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया हो या नहीं, राज्य सरकार की मंजूरी से। यानी कि पहले तो मजिस्ट्रेट को बताया हमने कि हमें ये नुकसान हुआ है, हमें ये क्षति हुई है, इसके लिए हमें प्रतिकर दिलाया, हमने 1 महीना या जो टाइम मिनिमम बताया गया उसके लिए आवेदन करा। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा तदुपरि जिले के मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझे और चाहे ऐसे क्षेत्र के ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन कोई पुलिस बल रखा गया है था या नहीं रखा गया था, राज्य सरकार की मंजूरी से, राज्य सरकार से परमिशन लेगा पहले,
मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को घोषित कर दे जिन्हें ऐसे दुराचरण से उद्भूत या उसके कारण क्षति हुई है। यानी कि वो उन व्यक्तियों का नाम बताएगा कि इन लोगों को क्षति हुई है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतिकर की राशि और वह रीति जिससे उसका उन्हें वितरण किया जाएगा नियत कर दे, और वो प्रतिकर की राशि तय करेगा और ये बताएगा कि इस तरीके से आप इनको प्रतिकर की राशि देंगे। और तीसरा पॉइंट है, वह अनुपात निर्धारित कर दे जिससे वह राशि आवेदन से भिन्न ऐसे क्षेत्र के उन निवासियों द्वारा दी जाएगी जिन्हें संदाय करने के दायित्व से छूट ठीक पश्चातवर्ती उपधारा के अधीन नहीं दी गई। और ये भी डिसाइड करेगा कि वो धनराशि उस क्षेत्र में से जिनको छूट नहीं दी गई है कैसे देगा, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। परंतु मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा या निर्धारण नहीं करेगा जब तक कि उसकी यह राय ना हो कि यथापूर्वोक्त क्षति ऐसे क्षेत्र के अंदर बलवे या विधिपूर्ण जमाव से उत्पन्न हुई थी और जिन घटनाओं से ऐसी क्षति हुई थी उन घटनाओं के विषय में वे व्यक्ति जिसे क्षति उतारनी पड़ी है दोष रहित है। यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है मजिस्ट्रेट के सामने कि उसको क्षति हुई है, तो ये मजिस्ट्रेट घोषणा करने वो तभी करेगा कि जबकि वहाँ पर बलवा हुआ था या विधिविरुद्ध जमाव हुआ था या ऐसी कोई घटना हुई थी जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को क्षति उठानी पड़ी थी और वो व्यक्ति जिसने आवेदन करा था वो दोष रहित है, उसका कोई दोष नहीं है। अब पॉइंट 3 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि वे आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के किसी भाग के संदाय के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे दे। राज्य सरकार चाहे तो छूट दे सकता है, ये आपने पहले भी पढ़ लिया था, उसी तरह का ये भी है। अब पॉइंट 4 की तरफ बढ़ते हैं। जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा या निर्धारण या दिया गया आदेश इस खंड के आयुक्त या राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन होगा, किंतु यथापूर्वक के सिवाय वह अंतिम होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने जो प्रतिकर देने का आदेश दिया है वो आदेश जो है वो आयुक्त या राज्य सरकार उसका पुनरीक्षण तो कर सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो जो है अंतिम होगा। अब पॉइंट 5 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी किसी क्षति के लिए जिसके लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णित हुआ है सिविल वाद नहीं चलेगा। यानी कि किसी भी तरह का कोई सिविल केस नहीं डाला जाएगा, केवल पुनरीक्षण डाला जा सकता है, पुनरीक्षण आयुक्त या राज्य सरकार के सामने डाला जा सकता है। ठीक है, स्पष्टीकरण। इस धारा में निवासी शब्द का वही अर्थ है जो ठीक पूर्ववर्ती धारा में है। यानी कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यानी कि या तो उसकी संपत्ति है वो निवास करता है या उसका सेवक निवास करता है या उसका जो है वो एजेंट वहाँ रहता है या फिर वो जो है वो वहाँ से किराया लेता है। अब हम सेक्शन 16 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 13, 14, 15 का के अधीन संदेह धनों की वसूली और वसूली होने पर उसका व्ययन। यानी कि धारा 13, 14, 15 का के अधीन जो वसूली की गई है वो जो हमने आदेश दिए थे जो वसूली करनी है वहाँ के क्षेत्र के निवासियों से करनी है या प्रतिकर के लिए करनी है, उसका कैसे वसूल किया जाएगा और कैसे खर्चा किया जाएगा। 286 और 387 द्वारा जुर्माना की वसूली के लिए उपबंधित है। जैसे वसूल किया जाएगा, जैसे कि जुर्माना वसूल किया जाता है CRPC में 286 और 387 में या किसी सक्षम न्यायालय के वाद द्वारा वसूल किया जा सकेगा। ठीक है, इसका 16(2) निकाल दिया गया है, निरस्त है। अब 16(3) की बात करते हैं। धारा 15 का के अधीन संदत्त या वसूल किए गए सब धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उन व्यक्तियों को जिनको और उन अनुपातों में जिनमें वे इस धारा के अधीन संदेह हैं दिए जाएंगे। यानी कि मजिस्ट्रेट उनको देगा जैसे कि वो दिए जाने हैं। नोट, इस धारा के अंतर्गत वसूल करने तथा वसूले गए धन के व्यय के बारे में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अंतर्गत वसूली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। ठीक है, जुर्माना उद्घाटित करने के लिए वारंट आदि निकाला जाता है, ऐसे किया जाएगा। धारा 17 की तरफ बढ़ते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी, जब ये प्रतीत हो कि किसी
कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या युक्तियुक्त रूप से होने की आशंका है और शांति के परिरक्षण के लिए सामान्यतः नियोजित पुलिस बल उस स्थान में जहां ऐसा विधिपूर्ण जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या होने की आशंका है, शांति के परिरक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि पुलिस पर्याप्त नहीं है। जिस तरह का वहाँ मसला क्रिएट हो गया है, तब निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट से ये आवेदन करे कि आसपास में इतने निवासी जितने पुलिस अधिकारी अपेक्षा करे ऐसे समय के लिए ऐसी सीमाओं के अंदर जैसी वे आवश्यक समझे विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिए जाए। और जिस मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किया जाता है वह जब तक कि उसके प्रतिकूल कारण दिखाई न पड़े आवेदन का अनुवर्तन करेगा। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव हो गया है या बलवा होने वाला है या शांति भंग होने की आशंका है, तो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न श्रेणी का कोई व्यक्ति जो है वो आवेदन करेगा कि उसको अपेक्षा है उस विशेष जिले में या उसकी सीमाओं में या उसके आसपास के स्थान पर, तो विशेष वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिए जाएंगे। उनको विशेष पुलिस अधिकारी कहा जाएगा, जिसे मजिस्ट्रेट करेगा अगर उसको कोई नहीं लगता है कि कोई कारण है कि उसके आवेदन को ना माना जाए। नेक्स्ट धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। इस सामान्य नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ विशेषाधिकार और परिणाम पुलिस सामान्य अधिकारी के समान होंगे। ये जो पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया था इसकी शक्तियाँ सामान्य पुलिस अधिकारी के समान होंगी। विशेष पुलिस अधिकारी और वह पुलिस के सामान्य अधिकार के समान होगा, यानी कि और ऐसे ही दायित्व होंगे, ऐसे ही शक्तियाँ होंगी और उन्हीं अधिकारियों के अधीनस्थ होगा। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार धारा 19। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इनकार कर देता है, यदि कोई व्यक्ति यथापूर्वक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने पर पर्याप्त प्रति हेतु के बिना, मतलब बिना किसी रीजन के ऐसे सेवा करने या ऐसी विधिपूर्ण आज्ञा या निर्देश का जो उसे उसके कर्तव्य के पालन के किया जाए अनुवर्तन करने से अपेक्षा या इनकार करता है, तो वो जिसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध पर ऐसी प्रत्येक उपेक्षा, इनकार या अवज्ञा करने के लिए 50 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि जो बिना रीजन के विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने से मना करता है तो मजिस्ट्रेट के सामने 50 रुपये से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 20 पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार। इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी इस अधिनियम और दंड प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए उसके पश्चात पारित किसी अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के उपबंधित प्राधिकार के सिवाय किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। अब हम सेक्शन 21 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 21 कहता है ग्राम पुलिस अधिकारी। इस अधिनियम में कोई बात किसी अनुवंशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाए। इस प्रकार भर्ती किए जाने पर ऐसा अधिकारी ठीक पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों से आबद्ध होगा। कोई अनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मति के और बिना उनकी सम्मति के जिनके नाम निर्देशन का अधिकार है भर्ती नहीं किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पुलिस अधिकारी जो है वो धारा 21 में है। ये जो है अब यूजफुल नहीं। अब हम सेक्शन 22 और 23 की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन 22 पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। सब प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्यरूढ़ माना जाएगा और किसी भी समय साधारण पुलिस जिले के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया जा सकता है। ये तो बहुत आसान बात है, जब पुलिस अधिकारी है तो उसे कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है। 23 की बात कर रहे थे पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का एक कर्तव्य होगा कि वो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्णतः जारी किए गए सब आदेशों का, कोई सक्षम अधिकारी उसे किसी तरह का कोई आदेश देता है, कोई वारंट देता है तो उसका पालन करे, उसका निष्पादन करे। लोक शांति को प्रभावी बनाने के लिए
गुप्त वार्ता करे, मतलब सीक्रेट तरीके से जो बात की जाती है, सूचनाओं को संग्रहण करे, अपराधों को लोक न्यूसेंस किए जाने को निवारित करे, अपराधियों का पता चलाए और न्यायालय के समक्ष लाए गए उन सब व्यक्तियों को पकड़े जिन्हें पकड़ने के लिए वे वैधता प्राधिकृत है और उनका पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। और प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए यह धारा के वर्णित प्रयोजनों के में से किसी के लिए किसी मदिरालय, जुआघर या भ्रष्ट या उच्चकल व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में बिना वारंट प्रवेश करे और उनका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, धारा 23 ये जो है वो सारे काम बता रही है जो कि एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। उसके वो कोई भी आदेश जो उसका अधिकारी देगा उसको मानना होगा, वारंट का पालन करना होगा, निष्पादन करना होगा, लोक शांति को बनाने के लिए काम करना होगा, गुप्त वार्ताएं, सीक्रेट बात जो है गुप्तचरों को से ली जाती है वो करना होगा, सूचनाओं को इकट्ठा करना होगा कि खुफिया तरीके से अपराधों को, अगर लोक शांति भंग को है तो उसको निवारित करेगा, अपराधियों का पता लगाएगा कि अपराधी कहाँ छुपे हैं, क्या है, उनको पकड़ने के लिए वैध प्राधिकृत करेगा, उनको जिस तरह से पकड़ने के पर्याप्त आधार है तो उनको गिरफ्तार करेगा। और अन्य पुलिस अधिकारी के लिए प्रयोजनों के लिए कोई मदिरालय है या फिर जहाँ पे शराब वगैरह पी जाती है, जुआघर है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कि कोई भ्रष्ट काम किया जाता है, जैसे लॉटरी वगैरह का या उस तरह का, या कोई और जगह है जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे इस तरह की कोई सूचना मिल सकती है, इस तरह का कुछ हो रहा है, बिना वारंट के वहाँ घुस जाएगा और उसका निरीक्षण करेगा और ये सब करना उसके लिए विधिपूर्ण होगा। ये सब कुछ उसके लिए इलीगल नहीं है, उसको ज़रूरी नहीं है कि उसे वारंट की ज़रूरत हो किसी ऐसी जगह में घुसने के लिए जहाँ पे उसके पास पर्याप्त आधार है कि वहाँ पे इस तरह का कोई इलीगल काम हो रहा है। अब धारा 24 की बात करते हैं। पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकेंगे। किसी पुलिस अधिकारी के लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वह कोई इत्तला मजिस्ट्रेट को दे और सम्मन वारंट, तलाशी वारंट, अन्य ऐसी विधिक आदेशिका के लिए जो अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार निकाली जा सके आवेदन करे। यानी कि वो इन सब के लिए पुलिस अधिकारी जो है वो आवेदन कर सकता है मजिस्ट्रेट को, सम्मन के लिए, वारंट के लिए, तलाशी वारंट के लिए या किसी और आदेशिका के लिए जो उसको आवश्यक लगे। अब धारा 25 की बात करते हैं। पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और उनके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। यानी कि बिना दावे वाली कोई संपत्ति है जो किसी का कोई अपना मालिकाना हक नहीं बता रहा है, उसे अपने कब्जे में ले लेगा, मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन रहते हुए उसको जो है उसको डिस्पोज करेगा। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह सब बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में ले ले और उनकी तालिका जिले मजिस्ट्रेट को दे दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति के व्ययन के विषय में ऐसे आदेशों के मार्गदर्शन लेकर कार्य करेगा जो उन्हें जिले के मजिस्ट्रेट से प्राप्त होंगे, उनकी सूची देगा और जो जिला मजिस्ट्रेट कहेगा वो काम कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 26 की तरफ। सेक्शन 26 कहता है मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और घोषणा निकाल सकेगा। जिले का मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उन वस्तुओं का जिनके रूप में वह हैं और विनिर्देश करते हुए और ये अपेक्षा करते हुए उद्घोषणा निकाल सकेगा कि कोई व्यक्ति जो उस पर कोई दावा रखता है ऐसी उद्घोषणा की तारीख से 6 मास के अंदर उपसंजात होकर उस पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे टाइम लिमिट क्या दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर उपसंजात होगा, हाजिर होकर वो उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकेगा। ठीक है, वो घोषणा निकाल सकता है उसके विषय में कि वो किस तरह से उस संपत्ति को डिस्पोज करना चाहता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है वो संपत्ति को अपने पास निरुद्ध कर सकता है, उस रूप में उन निर्देशों के अधीन किसी को दे भी सकता है, कोई कमीशन भी अपॉइंट कर सकता है। ये सब काम जो है वो जिले का मजिस्ट्रेट कर सकता है। 6 मास के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को जो अपना अधिकार रखता है वो आएगा और उसको अपना दावा ठोक देगा, तो उसका होगा तो उसको मिल जाएगा। अब सेक्शन 27 की तरफ बढ़ते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी के लिए या उस संपत्ति के लिए जो कि धारा
उपरोक्त धारा में बताई गई कोई नहीं आता तो उसको क्या किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर या यदि वह बेच दी गई है तो उसके आगमों पर या उस कालावधि के अंतर्गत जो अनुज्ञात की गई है, यानी कि जो उद्घोषणा में बताई गई थी इतने समय में व्यक्ति हाजिर हो दावा नहीं करता है, यदि वो ठीक समझे पूर्वक धारा की उपधारा 2 के अधीन पहले ही बेच नहीं दी गई है तो वह जिले के मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन बेच दी जाएगी। या तो अगर वो बेच दी गई है तो उसका पैसा, और नहीं बेच दी गई है तो उस संपत्ति को जिले के मजिस्ट्रेट के उस पे बेच दी जाएगी आदेश पर। अब हम सेक्शन 28 की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति। इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रत्येक व्यक्ति जो अपना प्रमाण पत्र और वस्त्र, साज सज्जा, नियुक्तियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जो उसे उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए प्रदाय की गई थी तत्काल परिधान नहीं करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 200 रुपये के अनधिक शास्ति या 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से या दोनों से दंडित होगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं रहा है और वो अपना प्रमाण पत्र नहीं देता है, अपने जो उसका और जो वस्तुएं वो नहीं देता है, उसकी साज सज्जा की चीज़ें जो डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ मिलती है, नियुक्ति है और अन्य वस्तुएं जो उसके लिए दी जाती हैं या गन वगैरह दी जाती है, उसको डिपार्टमेंट को वापस लौटाएगा। नहीं लौटाएगा तो उसको 200 रुपये जुर्माना दिया जा सकता है। अगर वो वापस नहीं लौटाएगा तो उसे 200 रुपये से अनधिक की शास्ति दी जा सकती है, मतलब सज़ा दी जा सकती है, या 6 मास से अनधिक के कारावास के लिए कठोर श्रम या श्रम रहित या जुर्माना और कारावास दोनों दिया जा सकता है। तो ये कौन देगा? ये जो है ये मजिस्ट्रेट देगा। अब सेक्शन 29 की तरफ बढ़ते हैं। कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ। प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया किसी नियम या विनियम या किए गए विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग या उपेक्षा करने का दोषी है, या जो अपने पद के कर्तव्य से बिना अनुज्ञा के या बिना 2 मास की कालावधि की पूर्व सूचना दिए प्रत्याहरण करता है, या जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर ऐसी छुट्टी के अवसान पर बिना युक्तियुक्त कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है, या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य के भिन्न किसी नियोजन में लगता है, या जो कायरता का जो दोषी है, या जो अपनी अभिरक्षा में के किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर, यानी कि जो ये सब करेगा वो दोष सिद्धि पर मजिस्ट्रेट के सामने 3 मास के वेतन से अनधिक की शास्ति या 3 मास से अनधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से या जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा। कब कब किया जाएगा फ्रेंड्स? आप पढ़ चुके हैं। या तो वो छुट्टी के बाद आता है तो वो बिना छुट्टी के वो ड्यूटी पे नहीं रहता है, या वो छुट्टी से जब उसको वापस आना है वो तब नहीं आता है, या वो बिना 2 महीने की सूचना दिए अपने पद को छोड़ देता है, अपनी ड्यूटी को नहीं करता है। धारा 29 के तहत जब कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध कारित करता है तब उसकी सूचना उसी धारा के तहत प्राप्त होगी। तो यानी कि कोई पुलिस अधिकारी कोई संज्ञेय अपराध कर लेता है तो धारा 29 के अंतर्गत ही ये सूचना प्राप्त की जाती है, और या फिर तो ऐसे कोई शारीरिक हिंसा करेगा तब भी उसको धारा 29 के अंतर्गत ही दंड दिया जाएगा। अब धारा 30 की बात करते हैं। लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना। पुलिस का जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में सब जमाव और जुलूस के आचरण को अवसर पर यथा अपेक्षित रूप से निर्देशित कर सकेगा, और वे मार्ग जिनसे और समय जिन पर ऐसे जुलूस जा सकेंगे वेद कर सकेगा। यानी कि जो पुलिस अधिकारी पुलिस का जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक है
वो लोग सड़कों पर या मार्गों पर अगर किसी तरह का कोई जुलूस जाना है या कोई जमाव जुलूस होना है तो उनका रास्ता तय कर सकेगा, समय तय कर सकेगा और बता सकेगा कि आपको इन रास्तों से जाना है, इसी समय जाना है, और ये अपेक्षा कर सकेगा कि आपको आपका आचरण इस तरह का होना चाहिए। ठीक है। अब 30(2) की तरफ वह ये समाधान होने पर कि किन्हीं व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्तियों के वर्ग का किसी ऐसी सड़क मार्ग या आम रास्ते में ऐसा कोई जमाव बुलाने या इकट्ठ करने या ऐसे कोई जुलूस बनाने का आशय है जिनकी बाबत जिले के या जिले के उपखंड के मजिस्ट्रेट का ये विचार है कि यदि वह अनियंत्रित रहा तो शांति भंग होने की संभावना है, साधारण या विशेष सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे सम्मेलन को बुलाने या एकत्र करने वाले ऐसे जुलूस का निर्देशन या संप्रवर्तन करने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करें। यानी कि अगर उसको लगता है कि कोई इस तरह का जुलूस है या कि उससे शांति भंग हो सकती है, ठीक है, तो वो अनुज्ञप्ति के लिए, ये देखिए यहाँ लिखा है ना अनुज्ञप्ति, तो अनुज्ञप्ति के लिए वो आवेदन करेगा। ठीक है। वो ये अपेक्षा कर सकता है कि अगर आपको कोई इस तरह का जुलूस निकालना है तो आप उसके लिए जो है वो अनुज्ञप्ति लीजिए, लाइसेंस लीजिए, परमिशन लीजिए। ठीक है। अब हम सेक्शन 30 के पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। ऐसा आवेदन किए जाने पर वह अनुज्ञप्तिधारी के नामों को निर्दिष्ट करने और उन शर्तों को परिनिश्चित करके जिन पर ही ऐसा जमाव करने या ऐसा जुलूस बनाने के लिए अनुज्ञा दी गई है और इस धारा को अन्यथा प्रभावी करने वाली अनुज्ञप्ति दे सकेगा। यानी अनुज्ञप्ति धारक मतलब जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसके नाम जो है वो ऐसा लाइसेंस या ऐसी अनुज्ञप्ति दे देगा कि हाँ आप ऐसा निकाल सकते हैं जुलूस। परंतु ऐसे किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन या उसके अनुदान पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी। मार्गों में संगीत, वे त्योहारों और समारोह के अवसर पर मार्गों में कितना संगीत हो इसको भी विनियमित कर सकेगा। सेक्शन 30 का अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंधों में शक्य, यानी कि जो लाइसेंस है उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं, अगर कोई उनका जुलूस जमाव जो है वो उनका अतिक्रमण करता है, कोई पुलिस मजिस्ट्रेट या पुलिस का जिला अधीक्षक या पुलिस का सहायक जिला अधीक्षक या पुलिस निरीक्षक या थाने का भाषाधक पुलिस अधिकारी ऐसे किसी जुलूस को जो अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्त का अतिक्रमण करता है रोक सकेगा और उसे या ऐसे किसी जमाव को किन्हीं यथापूर्वक शर्तों का अतिक्रमण करता है बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। यानी कि मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा म्यूजिक का यूज़ कर रहे हैं या हाथ में कोई हथियार ले रहे हैं या उसमें जो अनुज्ञप्ति में जिस तरह की शर्तें दी गई हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो वो उस जुलूस को रोक भी सकता है और उसे बिखर जाने का आदेश भी दे सकता है। जो कोई जुलूस या जमाव अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन दिए गए किसी आदेश के पालन करने में उपेक्षा करता है, इनकार करता है, वह विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये एक नोट है, इसको याद समझ लीजिए। ये अगर कोई उसको रोका जाता है या बिखरने का आदेश दिया जाता है उसके बाद भी वो नहीं बिखरता है तो वो विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। अब हम सेक्शन 31 की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़कों पर और लोक मार्गों, आम रास्तों, घाटों और उतरने के स्थानों और लोक समागम के अन्य सब स्थानों में व्यवस्था बनाए रखे और जमावों और जुलूसों के होने के अवसर पर लोक सड़कों और लोक मार्गों में लोक उपासना के समय उपासना स्थानों के आसपास पर किसी भी अवस्था में जब किसी सड़क, मार्ग, आम रास्ता, घाट या उतरने के स्थान पर भीड़ हो या उसे बाधा होने की संभावना हो, बाधाओं का निवारण करे। यानी कि ये सारा काम जो है ये पुलिस का है। या कहीं पे कोई विशेष प्रकार की पूजा होती है या कहीं जैसे कि ईद में नमाज़ पढ़ी जाती है, उसमें वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं या कोई विशेष मेला लगा हुआ है तो वहाँ पे जो व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है ये पुलिस की होती है। वो उसके लिए जिस तरह का चाहे वो उस तरह के निर्देश दे सकती है जो कि ज़रूरी हो। धारा 32 की तरफ ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति। अगर पिछली धाराओं में कोई गलत काम किया गया है जो कि वो निकाले गए कोई आदेश दिया गया है तो उसको 200 रुपये से अधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं।
ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों का विरोध या अवज्ञा करने वाला या संगीत के लिए या जमा हुआ जुलूसों के आचरण के लिए पुलिस के जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक द्वारा अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्त का अतिक्रमण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषित पर 200 रुपये के अनधिक जुर्माने से दंडित होगा। 32 का सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति। जिले का मजिस्ट्रेट जब लोक अथवा लोक सुरक्षा अथवा लोक परिशांति रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता हो तो या तो सार्वजनिक सूचना द्वारा अथवा किसी स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले किसी भाग में अस्त्र ले जाने अथवा सामूहिक ड्रिल करने अथवा अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण लेने से रोक सकता है जहां वह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है कि ऐसे सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण में भाग लेने के कारण लोगों के अंदर अथवा जिसके किसी वर्ग के बीच भय उत्पन्न हो सकता है अथवा असुरक्षा की भावना को जगा सकता है। यानी कि अगर जिले के मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि लोक कल्याण के लिए, लोक सुरक्षा, लोक शांति के लिए ये करना समीचीन है कि कोई ऐसे ड्रिल होने जा रहा है या सामूहिक प्रशिक्षण होने जा रहा है जिसमें लोग शस्त्र वगैरह लेकर करते हैं, तलवार या फिर भाला या इस तरह की कोई चीज़ लेकर करते हैं, तो वो उसको रोक सकेगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के उद्देश्य के लिए अस्त्र शब्द का तात्पर्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार से है जिसके अंतर्गत लाठी, डंडा, छड़ी अथवा बेलचा भी शामिल है। यानी कि और तो हथियार है ही, उसके साथ अगर कोई लठियाँ लेकर, डंडा लेकर, छड़ी आदि, बेलचा इत्यादि लेकर भी कोई प्रदर्शन करता है तो वो भी अस्त्र माना जाएगा इस धारा के अंतर्गत। नोट। इस धारा के अंतर्गत कोई भी निषेधाज्ञा 3 माह से अधिक समय तक प्रवृत्त ना रहेगी, परंतु यदि राज्य सरकार उसे लोक प्रशांति को बढ़ाने हेतु अथवा शांति सुरक्षा कायम रखने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है कि जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 1 के अंतर्गत जारी गई सार्वजनिक सूचना अथवा आदेश आगामी अवधि तक रहेंगे। यानी कि 3 महीने तक रह सकती है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो उसे आगे भी बढ़ा सकता है, जिसकी अवधि उस स्थिति से 6 मास से अधिक नहीं होगी। 3 महीने तक रह सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 मास तक राज्य सरकार बढ़ा सकती है लोक शांति को बनाए रखने के लिए। जिस स्थिति को यह ऐसी सूचना अथवा आदेश समाप्त हो जाता है अथवा अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, जिले का मजिस्ट्रेट स्वयं अपने आप अथवा किसी व्यक्ति विशेष के आवेदन पर उपधारा 1 के अंतर्गत अपने द्वारा पारित किए गए आदेश को विखंडित अथवा परिवर्तित कर सकता है। तो ऐसा समय जब बीत जाएगा तो जिले का मजिस्ट्रेट स्वयं कर देगा या व्यतीत व्यक्ति के आवेदन पर ऐसा कर देगा। अब इसके पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार या तो स्वतः अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर धारा 2 के परंतु के अंतर्गत पारित किए गए अपने आदेश को अथवा जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 2 के अंतर्गत पारित आदेश को विखंडित अथवा परिवर्तित कर सकता है। और इसके अलावा राज्य सरकार को या तो स्वयं लगता है कि नहीं ये ऐसा इतने समय तक रखना सही नहीं है, इसको रोकना लगा, राज्य सरकार को स्वयं लगता है तो या तो वो स्वयं ही या फिर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसके आवेदन पर अपनी बात पे विचार कर सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब उपधारा 3 अथवा उपधारा 4 के अंतर्गत कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाए तो जिले का मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार जैसा मामला हो आवेदन को व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिवक्ता द्वारा आदेश के विरोध के कारण दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। और यदि जिले का मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार जैसी स्थितियों अंशतः या पूर्णतः प्रार्थना पत्र को निरस्त कर देते हैं तो वे मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगी। अब धारा 32 की तरफ आते हैं। 32 खा। धारा 32 का के अंतर्गत वर्णित नियमों के उल्लंघन के लिए दंड। तो जो अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसे या तो 6 महीने का कारावास दिया जा सकेगा या 2000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकेगा और ये जो है ये या दोनों दिए जा सकेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के विषय का ना होते हुए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय होंगे। ठीक है, तो ये जो इस तरह का जो अपराध अगर कोई करता है, उल्लंघन करता है 32 का के अंतर्गत तो ये संज्ञेय अपराध माना जाएगा। अब धारा 33 की बात करते हैं।
जिले मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति ठीक पूर्ववर्ती चारों धाराओं की किसी बात की बाबत यह ना समझा जाएगा कि वह उसमें निर्दिष्ट मामलों पर जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप है। धारा 34 की बात करते हैं। 34 सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि। कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी शहर की सीमाओं के अंतर्गत जिस पर इस धारा का विस्तार राज्य सरकार ने विशेषता किया है, किसी सड़क पर या किसी खुले स्थान या मार्ग पर या आम रास्ते में निम्न अपराधों में से कोई अपराध करता है। कौन कौन से अपराध करता है? कोई व्यक्ति जिसे निवासियों या यात्रियों को बाधा हो, असुविधा हो, क्षोभ हो, जोखिम हो, संकट हो या नुकसान पहुंचता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 50 रुपये से अनधिक जुर्माना या कठोर परिश्रम सहित या रहित 8 दिन से अनधिक कारावास से दंडनीय होगा। यानी कि वो 8 दिन का या तो उसको कारावास दिया जाएगा या 50 रुपये का जुर्माना या दोनों, और कारावास श्रम भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। ठीक है। पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ और किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके सामने ऐसे अपराधों में कोई अपराध करता है बिना वारंट के अभिरक्षा में ले ले। यानी कि अगर कोई ऐसा करता है तो बिना वारंट के अभिरक्षा में ले लेगा। वो क्या क्या हो सकता है? प्रथम, ढोर बेतहाशा सवारी आदि। यदि कोई व्यक्ति किसी ढोर का वध करता है या किसी पशु शव को साफ करता है। कोई व्यक्ति जो अंधाधुन या बेतहाशा किसी ढोर पर सवारी करता है या उसे हाँकता है या किसी घोड़े या अन्य पशु को फेरता या निकालता है। द्वितीय, जीव जंतु के साथ निर्दयता। कोई व्यक्ति जो किसी जीव जंतु को स्वेरिता या निर्दयता से मारता है, दुरुपयोग करता है या यातना देता है, कब तो इन परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। धारा 32 का आगे किए गए अपराध का दंड का प्रावधान धारा 32 ख में या बी में है किया गया है। और तृतीय क्या होता है? यात्रियों को बाधा पहुंचाता है। कोई व्यक्ति किसी ढोर या किसी प्रकार के परिवहन को उस पर माल लादने या उस पर से माल उतारने या यात्रियों को लाने या उतारने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय के लिए खड़ा रहता है, या जो किसी परिवहन को इस तरह छोड़ देता है जिससे जनता को असुविधा होती है या संकट पैदा होता है। चतुर्थ, वो क्या करता है? विक्रय के लिए वस्तुओं को अभिदर्शित करता है। कोई व्यक्ति जो विक्रय के लिए किन्हीं वस्तुओं को अभिदर्शित करता है। पंचम, मार्ग पर धूल फेंकना। कोई व्यक्ति जो किसी करकट, गंदगी, कूड़ा या किन्हीं पत्थरों या इमारती सामग्री को फेंकता है या डालता है, या जो किसी गौशाला या शौचालय या तत्सदृश निर्माण करता है, या जो किसी गृह, कारखाने, गोबर या पशुओं के मल के ढेर या तदृश से कोई संतापकारी पदार्थ बहाता है। ये सब काम जो है ये नहीं करने हैं। ये कोई व्यक्ति अगर करता है तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अब छठा, कौन कौन से कार्य हैं? छठा है मत या बलवात्मक पाया जाना। कोई व्यक्ति जो मत या बलवात्मक पाया जाता है या अपनी संभाल करने में असमर्थ है, मतलब बहुत ज़्यादा नशे में है, उसके बाद वो बिल्कुल इधर उधर गिर पड़ रहा है। और सातवां क्या है? शरीर या अशिष्ट अभिदर्शन। कोई व्यक्ति जो जानबूझकर अशिष्टता से अपने शरीर को या किसी संतापकारी अंग, विकार या रोग को अभिदर्शित करता है, या किसी तालाब या जलाशय में जो उस प्रयोजन के लिए पृथक नहीं रखा गया है, मलमूत्र त्याग, स्नान या धोने की क्रिया द्वारा न्यूसेंस करता है। ठीक है। और आठवां है संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा। कोई व्यक्ति जो कुआं, तालाब या अन्य संकटपूर्ण स्थान या संरचना को बाड़ लगाने या सम्यक रूपेण संरक्षित करने में उपेक्षा करता है। धारा 35 की बात करें, अधिकारिता। इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध, यानी कि कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का जो पुलिस अधिकारी है उसके विरुद्ध किसी भी आरोप की जांच जो है उसका अवधारण मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा। यानी कि आप कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से कम करेगा। धारा 36 पढ़ते हैं, अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी।
यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम द्वारा दंडित किए गए किसी अपराध के लिए किसी अन्य विनियम या अधिनियम के अधीन अभियोजित किए जाने से या किसी अन्य विनियम या अधिनियम के अधीन इस अधिनियम द्वारा ऐसे अपराध के लिए उपबंधित से भिन्न या उच्चतर शास्ति या दंड के लिए दायित्वाधीन होने से व्यक्ति को निवारित करता है, परंतु कोई व्यक्ति इसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किसी और विधि में भी दंड की व्यवस्था है तो उससे रोका भी नहीं जा सकता। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 64 से 70 तक के दोनों धाराओं सहित अन्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 से 379 तक की दोनों धाराओं सहित जुर्माने से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति और जुर्मानों को लागू होंगे, परंतु प्रथम वर्णित संहिता की धारा 65 में किसी बात के होते हुए इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन जुर्माने से दंडित कोई व्यक्ति ऐसे जुर्माने की संदाय से व्यतिक्रम करने पर 8 दिन से अनधिक किसी कालावधि के लिए कारावासित किया जा सकेगा। धारा 34 से धारा 38 से 41 तक जो है वो रिपील हो चुकी है, वो निकाली जा चुकी है। ठीक है, तो परिवादित कार्य के किए जाने के पश्चात 3 मास के अंतर्गत ही की जा सकेगी। ठीक है, ना कि अन्यथा की जाएगी। और ऐसे वाद को और उसके हेतु की लिखित सूचना प्रतिवादी को या उसके जिले के उसके कार्य किया था जिला अधीक्षक सहायक जिला अधीक्षक को वाद के आरंभ से कम 1 मास पूर्व दी जाएगी। यानी कि अगर उसने कोई गलत काम किया है पुलिस अधिकारी ने, तो वो परिवादित वाद के 3 मास के भीतर उस पर कार्रवाई की जा सकेगी और उसकी कम से कम 1 मास पूर्व जो उसकी सूचना है वो अधीक्षक सहायक जिला अधीक्षक को दी जाएगी। ठीक है, कम से कम 1 महीना पूर्व ये सूचना अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक को दी जाएगी। अब हम सेक्शन 43 की तरफ आते हैं। यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही या अभियोजन अधिकारी की हैसियत में उसके द्वारा किया गया किसी कार्य के लिए चलाया जाए या कोई कार्यवाही की जाए तो उसके लिए यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन किया था। यानी कि अगर कोई कार्य किया जाता है कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था या आपने ये काम क्यों किया, ये आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं था, तो ये कह सकता है कि मैंने मजिस्ट्रेट के वारंट के अंतर्गत वो काम किया था, मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला था। अब हम जो है वो धारा 44 की तरफ आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। प्रत्येक पुलिस थाने के भाषातक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार समय समय पर विहित करे एक साधारण डायरी रखे और किए गए सब परिवादों और आरोपों को, गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के नामों को, परिवादियों के नामों को, उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों को, उन आयुधों या संपत्ति को जिसके कब्जे में अन्यथा दी गई हो और उन साक्षियों के नामों को जिनकी परीक्षा की गई है उसमें लिखित करेगा। यानी कि एक डायरी रखेगा जो राज्य सरकार समय समय पर विहित करेगा, वो करेगा। उसमें क्या क्या लिखेगा, परिवादों को लिखेगा, आरोपों को लिखेगा, गिरफ्तार करे गए व्यक्ति के नामों को लिखेगा, परिवादियों के नामों को लिखेगा, उनके अपराधों को लिखेगा जो उन्होंने किए हैं, उन आयुधों को लिखेगा या उन हथियारों को लिखेगा या उन संपत्तियों को लिखेगा जो उनके कब्जे में है। जिले के मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मांगने और उनका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। राज्य सरकार ये निर्देश दे सकेगी महानिरीक्षक और उप पुलिस अधिकारी ऐसी विवरणियां भेजे यानी रिपोर्ट भेजे जो राज्य सरकार को उचित प्रतीत हो और राज्य सरकार का ये प्रारूप विहित कर सकेगा इसमें विवरणियां दी गई हों। ये सेक्शन 46 ये जो है इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, एक्ट कंप्लीट होने की तरफ है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमें एनर्जी देता है। मेरे चैनल पे आप मेरे प्लेलिस्ट और देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ढेर सारी वीडियोस लॉ से रिलेटेड, GS से रिलेटेड बना रखी हैं। आप चलिए ये भी देख लेते हैं। इसी नियम के अधीन बनाए गए सब नियम समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित, परिवर्तित या रद्द किए जा सकेंगे। ये तो बात आप जानते ही हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन 47
धारा 47 पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार राज्य सरकार के लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी राज्य सरकार के अधीन राज्य क्षेत्र के किसी भाग में इस अधिनियम को प्रभावशील करने में यह घोषित करे कि जो प्राधिकार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पर प्रयोग करता है या कर सकता है, उसे पुलिस का जिला अधीक्षक जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रयोग करेगा।